नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि हम लोग 2 दिन से निरंतर बिहार स्पेशल एंड जीके जीएस जो हमारी बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे पेपर में आपके छपने वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे, उससे बाहर आपको एक भी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। यहाँ पर भैया बिहार स्पेशल देख लो भैया एक बार कौन कौन से टॉपिक हम लोग बिहार स्पेशल की क्लास एंड भैया हम लोग यहाँ पर जीके जीएस दोनों को कवर कर रहे होंगे। ये भैया तो हमारा बीपीएससी का नया पैटर्न है, उस पर आधारित क्वेश्चन है और साथ ही साथ में एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों को बीच मानकर इसके क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है भैया, बता रहे होंगे आप लोग राइट आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी ने एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? एक भैया पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये आपको ध्यान रखना है भैया। जो एक भैया महात्मा गांधी एंड बिहार एक पुस्तक है महात्मा गांधी एंड बिहार, एक है सम रेमिनिसेंस, ये जो दो पुस्तकें हैं इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर करना होगा। तो भैया अगर इन दोनों के पुस्तकों के लेखक के बारे में बात आती है और वहां पर अगर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम ना आए तो कोई बात ही नहीं बनने वाली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अगर यहीं पर बात करें किसको लिखा कब गया, इसको लिखा कब गया भैया, तो इसको जो लिखा गया वो 1949 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1949 में। आपको ध्यान रखना है इसको लिखा कब गया? 1949 में। अगर जो राजेंद्र प्रसाद थे या क्या थे? संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, आपको यह भी ध्यान रखना है, स्थायी अध्यक्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये क्या थे? पहले राष्ट्रपति, आपको ये भी याद रखना है, पहले राष्ट्रपति। अगर बात आए कि इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया, तो आप लोग बता रहे होंगे कि इनको कब नियुक्त किया गया। जो अध्यक्ष बनाया गया वो सर बनाया गया 11 दिसंबर, अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को। जो इसकी भैया दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक में बनाया गया, दूसरी बैठक में, आपको ध्यान रखना है, दूसरी बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इतनी बात यहां से क्लियर हो जाती है। फिर बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बताएंगे, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? एक भैया हमारी प्रणाली होती है जिसका नाम क्या है? महलवारी। तो महलवारी प्रणाली क्या है? सबसे पहले ये चीज आप लोग देख लो कि महलवारी प्रणाली, महलवारी जो प्रणाली है ये है क्या भैया? महलवारी प्रणाली क्या है? तो ये भैया प्रणाली कौन सी है? आपको ध्यान से देखना है। महलवारी प्रणाली जो है ये क्या है? इसमें भैया पूरे गांव के जो हमारे पूरे गांव के जो पुरुष होते थे क्या है? पूरे गांव के लोग, इसमें पूरे गांव की ओर से क्या किया जाता था? ग्राम प्रधान को भू राजस्व वसूल कर देते थे। गांव के समस्त लोग, पूरे जो हमारा है गांव के सभी लोग, लिख रहे होंगे क्या है? गांव के सभी लोग, सभी लोग ग्राम प्रधान को, ये भी आपको नोट डाउन करना है भैया, ग्राम प्रधान को भू राजस्व देते थे, भू राजस्व देते थे, आपको ध्यान रखना है, देते थे। अपने आप से भू राजस्व किसको देते थे? ग्राम प्रधान को देते थे, आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर यहीं पर बात करें कि जो हमारी महलवारी बंदोबस्त शुरू की गई कहां पर? बिहार में। तो ये भैया सबसे पहले कहां पर? ये जो भैया बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में की गई। कहां? आपको क्या नोट डाउन करना है? जो महलवारी जो प्रणाली है ये कहां पर? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, उत्तर पश्चिम प्रांतों में आपको ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन, उत्तर पश्चिम प्रांतों में शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। तो भैया ये की किसके द्वारा गई थी? ये जो प्रणाली की शुरुआत की गई वो किसके द्वारा की गई? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। तो ये किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी। ऑप्शन हो जाएगा 3, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करें कि भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने क्या किया इसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में अगर पूछा जाए
इसकी यहाँ पर इसके बारे में कि जो हमारी महालवारी प्रणाली थी, इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या भूमिका रही। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया इसको अवध और आगरा क्षेत्र में प्रसिद्ध किया। कहां पर इन्होंने चलाया, अवध व आगरा, अवध व आगरा क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, आगरा क्षेत्र में। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है बहुत ही शानदार तरीके से। समझ में आ गया? बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को देखना है कि सन 1940 में विनोबा भावे, जो 1940 में भैया 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां पर आरंभ किया। 1940 में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है, किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ये कहां पर आयोजित किया गया, आपको बताना है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताना है, ये कहां पर किया गया आपको बता देना है। तो ये भैया जो किया गया था, इसका आयोजन कहां पर? पनवार महाराष्ट्र में। क्या किया गया? पनवार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया, किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ये सभी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये कब किया गया? ये कब किया गया भैया? तो 17 अक्टूबर 1940। कब? 17 अक्टूबर 1940 को याद रखना है। कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को किया गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगर यहीं पर बात करें, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ये विचार किसका था? ये विचार किसका था भैया? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार दिया गया वो किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी। हम लोग नोट डाउन कर ले होंगे। क्या? महात्मा गांधी। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा आंसर। विचार किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा गया। एक एक बात आपको ध्यान रखनी है। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर यहीं पर आपसे बात करें, 1918 में मेंटाफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया। ठीक, चलिए फिर आगे क्या किया? जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। भैया कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया गया। वो कौन सा रुख अपनाया गया? किस समिति के द्वारा रुख अपनाया गया? जिसमें भैया जो हमारे पुराने उदारवादी नेता थे, जैसे जो उदारवादी अवशेष थे सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये टूट गए। ये भैया किसके द्वारा तोड़ा गया? तो ये भैया किसके द्वारा तोड़े गए? ये इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन का जो भैया था, यही रुख अपनाया गया। कौन सा रुख? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का रुख अपनाया गया था। समझ में आ गया भैया? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना जो की गई वो किसके द्वारा की गई? स्थापना अगर बात करें तो आपको बता देना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आप लोग बता देंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे भैया, बताएंगे। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया था वो क्यों भेजा गया था? सीधी सीधी आप लोग बात समझो कि सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन था ये भारत भेजा कब गया? तो ये भैया जो भेजा गया था, ये भेजा गया था 1946 में। समझ में आ गया क्यों भेजा गया? तो भैया इसमें क्या कहा गया था? जो कैबिनेट मिशन था इसका मानना क्या था? कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन ने भारत के बारे में क्या सोचा? तो सबसे पहली चीज इसने ये सोचा कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगा, जिसके थ्रू इन्होंने कैबिनेट का गठन किया था। क्या कहा गया कि जो ये है ब्रिटेन ने भारत के लिए एक क्या किया? संविधान सभा बनाने का जो इरादा था उसे पास किया, इरादा व्यक्त किया। ये आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाने का इरादा व्यक्त किया गया। ये आपको इतनी चीज कंफर्म करनी है। तो सबसे पहले बात करें कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ भैया? कैबिनेट मिशन जो है इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन कब हुआ था? वो हुआ भैया सितंबर। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? सितंबर 1945 को। और भारत कब आया भैया? भारत कब आया आपको बता देना है। भारत जो आया, भारत भैया कब आया था? तो भारत आया था ये मार्च 1946। मार्च 1946 को भारत आता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज देखो, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, बिल्कुल सही बात मैंने अभी बताई कि भारतीय संविधान के, भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का इरादा व्यक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है जी। क्या? सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा इनका मानना नहीं था। फिर इसमें से क्या है? क्या भैया पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए? जी हाँ। तो ये जो हमारा है ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा?
यहाँ पर थोड़ा एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ पर हमारा क्या है कि इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए कहा गया, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा भैया। तो देखो सत्ता हस्तांतरण करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए ये बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर बहुत है शानदार तरीके से। किस लिए, जो भैया जो हमारा कैबिनेट मिशन था इसका मुख्य स्थानांतरण क्या था, जो सत्ता है उसको हस्तांतरण किया जाए। समझ में आ गया, तो हमारा सही कौन सा होगा, ऑप्शन 2 सही है। देखो पाकिस्तान के लिए जिन्ना से बात, तो भैया जो हमारी मुस्लिम लीग थी तो पाकिस्तान का मांग जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा बराबर किया जा रहा था, तो उस पर ब्यौरे के लिए इसको नहीं भेजा गया, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। तो बचेगा कौन, ऑप्शन 3 केवल 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। जो भैया एक पंचायत समिति होती है, कौन सी समिति, पंचायत समिति। ये जो भैया कौन से स्तर पर, किस स्तर पर भैया पंचायती राज जो हमारा संचरण है, संरचना है, उसका संचालन करती है, पंचायती राज का संचालन करती है। किस प्रकार से करती है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है। किस योजना के तहत, आप लोग बता रहे होंगे। तो ये भैया जो हमारी पंचायत समिति होती है ये ब्लॉक स्तरीय निकाय होता है, जो ब्लॉक स्तर पर पंचायतों का कार्य करती है। आपको ध्यान देना है, ब्लॉक स्तर पर बनाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहीं पर अगर यहीं पर दो शब्द की बात आती है, सबसे पहला कानून के समक्ष समानता, आपको ध्यान रखना है। पहला कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून की समक्ष समानता। और भैया दूसरा हमारा आता है कौन, कानून के समान संरक्षण। कौन सा, कानून के समान, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। ये दोनों बताओ भैया कहां कहां से लिए गए, ये दोनों कहां से लिए गए। तो सबसे पहला जो हमारा कानून के समक्ष समानता है ये भैया हमारा ब्रिटेन से लिया गया। कहां से, ब्रिटेन, यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। अगर जो भैया कानून के समान संरक्षण, जो समान संरक्षण अगर मिले तब आपको बताना है भैया अमेरिका, अमेरिका। यहां पर देखो जो भैया कानून के समक्ष यूएस है, और भैया हमारा कानून के लिए जो था कानून समक्ष, कानून के समक्ष समानता, ये भैया हमारा ब्रिटेन से लिया गया। तो ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय जो संविधान, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ वो कितने वर्षों में, तो वो भैया हमारा जो तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आपको ध्यान देना है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बड़ी मशक्कत के बाद। अगर यहीं पर बात करें इसकी पहली बैठक, अगर संविधान सभा की पहली बैठक पूछे आपसे, अगर इसकी पहली बैठक आपसे पूछे तब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर। पहली बैठक अगर आपसे पूछे तो सर कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बेटा। कब, 9 दिसंबर 1946। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। आपको ध्यान रखना है, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी, आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पर आपसे दूसरी बैठक पूछी जाए, दूसरी बैठक बेटा, दूसरी बैठक, अगर दूसरी बैठक पूछे जाए तब आपको दूसरी बैठक के बारे में क्या बताना है कि सर जो दूसरी बैठक हुई वो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए। और ये क्या थे, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। और हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। आपको ये दोनों बातें भी यहां पर ध्यान देनी है। और ये क्या है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी हैं, पहले अध्यक्ष भी हैं। आपको ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर स्थायी पूछेगा, जहां पर स्थायी पूछेगा वहां पर आपको लगाना है राजेंद्र प्रसाद, और जहां पर पहले अध्यक्ष पूछेगा वहां पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आपको बता देना है। इतनी चीज समझ में आ गया। तो कुल कितनी बैठक हुई भैया, कुल बैठक कितनी हुई ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर लाइन एक खींच देंगे, कुल बैठक कितनी हुई, कुल बैठक कितनी हुई, तो भैया 11। कुल कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन, 60 देशों के संविधान का अध्ययन।
आपको ध्यान रखना है, संविधान का अध्ययन किया गया था, उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया। आपको याद रखना है सभी चीजें, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। एक बात भी इनमें से नहीं भूलनी, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आपके एग्जाम में पूछी जाए। समझ में आ गया? ये भैया इसका जो मसौदा था, संविधान का मसौदा पर चर्चा कितने दिन चली? तो भैया इसका जो मसौदा था, मसौदा पर कितने दिन चर्चा चली? मसौदा जो था, मसौदा पर 144 दिन चर्चा चली। क्या हुआ? 144 दिन यहां पर क्या हुए थे? इस पर विचार हुए थे, मसौदा पर इसके। समझ में आ गया? 144 दिन विचार चले। आपको ध्यान रखना है, ये बनकर कब तैयार हुआ भैया? बना कब? बना कब भैया? ये बना हमारा 26 नवंबर 1949 को। और बेटा इसको लागू कब किया गया, ये आपको बताना है, बहुत जरूरी। इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को इसको भारत देश में लागू कर दिया जाता है। सभी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत बेहतरीन। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बताएंगे, बहुत बेहतरीन। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? जो भैया हमारे राज्य का मंत्री परिषद होता है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये क्वेश्चन आपसे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये भैया हमारा जो उत्तरदायी होता है वो किसके द्वारा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भैया, मुख्यमंत्री का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री का चुनाव भैया किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और अगर अन्य मंत्री जो होते हैं भैया हमारे, अन्य मंत्री जो है उनका चुनाव, अन्य मंत्रियों का चयन किसके द्वारा होता है? अन्य मंत्री जो हैं उनका चयन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल द्वारा, लेकिन यहां पर एक लेकिन लगती है। क्या लेकिन लगती है? मुख्यमंत्री के कहने पर। मुख्यमंत्री के कहने पर इसका चुनाव किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के कहने पर आपको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताएंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विचार करना है? कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। वे केंद्रीकरण किया गया। जो भैया 73वां संशोधन था, उसके बाद किसका विकेंद्रीकरण किया गया? आपको बताना है राइट आंसर। किसका विकेंद्रीकरण किया गया? ये सभी चीजें आप लोग बता रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर किसका किया गया भैया? किसका विकेंद्रीकरण किया गया? आपको बता देना है बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली चीज तो 73वां संशोधन कब हुआ? 73वां संशोधन बेटा कब होता है? 1992 में होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज किसका? तो भैया न्यायिक शक्तियां जो हैं उनका विकेंद्रीकरण किया गया था, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में किसका विकेंद्रीकरण किया गया? इसके साथ साथ में किसका विकेंद्रीकरण किया गया? आपको सभी चीजें बतानी है। अगर बात करें, जो क्या पूछा है कि जो हमारे 1900 जो हमारा 73वां संशोधन है उसके बाद किसका विकेंद्रीकरण किया गया? तो भैया यहाँ पर जो हमारा न्यायिक शक्तियां हैं इनका विकेंद्रीकरण नहीं किया गया था। ध्यान रखना, न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। क्यों? कोई हमारी अगर न्याय की शक्ति है तो उसका आप विकेंद्रीकरण नहीं कर सकते। तो किसका जो निर्णय लेने की शक्ति है? पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3। कौन सा? ऑप्शन 3। केवल 1, 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा 3, बिल्कुल राइट। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। अगर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तब आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। कौन शामिल है भैया राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में? कौन शामिल है भैया? तो कौन शामिल है आपको बता देना है। क्या भैया भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, शामिल है। जो हमारा राज्यसभा है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग राज्यसभा। एक एक चीज पढ़ लेते हैं, फिर ही क्वेश्चन करते हैं, क्यों उस पर कंफ्यूजन होना। तो देखो यहाँ पर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य, अधिकतम सदस्य कितने हैं भैया? अधिकतम सदस्य कितने हैं आपको बताना है। जो भैया हमारे राज्यसभा के अधिकतर सदस्य हैं जिनकी संख्या कितनी है? 250। जिनकी संख्या कितनी है? 250। आपको ये चीज तो याद रखनी है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 सदस्य। अगर बात करें यहीं पर जिसमें से अगर यहीं पर 250, अगर 250 में आपसे पूछ ले कि 238 किसके हैं? केंद्र शासित और राज्य के,
जिसमें से भैया 238 जो हैं वो केंद्र अर्थात यूटी यूनियन टेरिटरी व स्टेट के हैं भैया, राज्य के हैं। राज्य से निर्वाचित है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिनका किया गया, आपको ध्यान रखना है इनका क्या किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया और क्या होता है, 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगर बात कर लेते हैं भैया, अगर यहीं पर बात करें कि क्या है कि जो नागरिकों द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, पढ़ा कि नहीं। और यहाँ पर नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, जी नहीं बिल्कुल सीधे नहीं चुने जाते, इनको कैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ऑप्शन हमारा 3 भी राइट है। कौन सा राइट है, पहला और तीसरा ऑप्शन जो है इसका राइट है। तो हमारा जो 2 ऑप्शन अगर इसमें से सही है तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, पहला सही है तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही, अर्थात 2 ऑप्शन सही हैं, भारत के राष्ट्रपतियों द्वारा मनोनीत और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि। चलिए समझ में आ गई सभी चीज, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। वो कौन सा है भैया जिसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, कौन बताएगा किसका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बता दो तो बहुत बढ़िया बात। अगर आप लोग बता रहे हो तो चलिए किसकी बात है, क्या कॉलेजियम प्रणाली का है, नहीं है। अपील क्षेत्र, जी हाँ बिल्कुल है। और कौन सा है, मूल अधिकार क्षेत्र, ये भी है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इतनी चीज समझ में आ गई, ऑप्शन 4 समझ में आ गया, बढ़िया। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र है कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र है भैया वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा भैया हमारा है, पहला कौन सा है, अपील, जो अपीलीय अधिकारी क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्र। और कौन सा, मूल अधिकार क्षेत्र, ये भी हमारा है मूल अधिकार क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है, तीसरा जो हमारा है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सलाहकार क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है, सलाहकार क्षेत्र। ये जो हमारे क्षेत्र हैं, ये जो हमारे 3 क्षेत्र हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं, इनका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है भैया। ये जो हमारे 3 अनुच्छेद हैं इसका वर्णन कहां पर मिलता है, तो इनका वर्णन बेटा मिलता है आपको अनुच्छेद 124 से 147 तक, 124 से 147 तक आपको इनका वर्णन देखने को मिल जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73वें संशोधन द्वारा अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है। जो भैया हमारा 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, कब, 1992 में। इसमें चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण कितना किया गया, आपको बता देना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आपको राइट आंसर कर देना है। तो भैया इसमें कितनी आयु की गई है, तो इसमें भैया आयु जो की गई है वो की गई है मात्र और मात्र 21 वर्ष। कितनी, मात्र और मात्र 21 वर्ष की आयु की गई। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है भैया। चलिए आगे की बात करते हैं। और इसके तहत एक चीज जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको यह भी ध्यान रखना है, अनुसूची जोड़ी गई, ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, बहुत बेहतरीन। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1773 में शुरू किया गया। कौन सा वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया, कौन सा वन्य जीव जिसे 1973 में शुरू किया गया। तो भैया 1973 में शुरू किया जाने वाला कौन सा हमारा है, तो कौन सा है आपको बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। आपको ध्यान रखना है भैया, कौन सा, प्रोजेक्ट टाइगर, आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। ये चीज समझ में आई। इसके भैया शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। कहां पर किया गया, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के द्वारा की गई, कहां पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहां पर, लिख लेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल
पार्क में आपको बताना है भैया, ये जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कौन सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? तो आपका राइट आंसर आना चाहिए कि सर उत्तराखंड। कहां पर? सर उत्तराखंड यूके में स्थित है। आपको ध्यान देना है, यूके को आपको यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल नहीं समझना, उत्तराखंड ही समझना है। इतनी सभी चीजें क्लियर है, डाउट क्लियर है भैया? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है, म्यांमार के साथ भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? म्यांमार के साथ में भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो भैया जो म्यांमार देश है, इसके साथ में किन देशों के जो हमारे राज्य हैं उनकी सीमाएं कितनी लगती हैं? तो आपको राइट आंसर बता देना है कि सर अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं। किसकी किसकी सीमाएं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यहीं पर बात करें भैया, भारत कितनी सीमा लगती है? भारत जो है वो म्यांमार से कितनी सीमा साझा करता है? तो भैया 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कुल सीमा 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इनके बीच की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन रेखा। इनके बीच जो रेखा खींची गई है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है वो सर्वाधिक सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है वो सर्वाधिक सीमा है। म्यांमार देश की सर्वाधिक सीमा किसके साथ? भारत के साथ में लगती है। कितनी? 1643। आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पर अरुणाचल प्रदेश आपसे पूछा जाए, अगर अरुणाचल प्रदेश आपसे पूछा जाए भैया, यहां पर नोट डाउन करेंगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा। अरुणाचल की सीमा जो लगती है वो कितनी लगती है भैया? तो अरुणाचल की जो सीमा लगती है वो 520 किलोमीटर लगती है। आप यहां पर नोट डाउन करेंगे कितनी? 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर। अगर यहीं पर नागालैंड की बात करें तब आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर नागालैंड पूछे तो नागालैंड का आंसर आप बताओगे कि सर 215 किलोमीटर। ये भी बहुत बेहतरीन, 215 किलोमीटर। अगर तीसरा आपसे पूछता है, तीसरा पूछता है मणिपुर, तीसरा आपसे पूछेगा मणिपुर भैया। मणिपुर आप लोग क्या बताओगे? मणिपुर आपको क्या बताना है? कितनी? 300 कितनी भैया? बताओ क्या कितनी सीमा? 398। कितनी? 398 किलोमीटर। और हमारा बचा कौन सा? मिजोरम। तो अगर यहां पर मिजोरम को नोट डाउन करते हैं, यहां पर लिखेंगे मिजोरम। मिजोरम जो हमारा भैया है वो कितनी सीमा साझा करता है? मिजोरम जो है वो 510 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा आपको बता देना है। भारत की सर्वाधिक भैया, भारत की जो सर्वाधिक है वो बांग्लादेश के साथ, इसके साथ बांग्लादेश, इसके साथ में बांग्लादेश के साथ में ये कितनी लगता है? 4096.7 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखनी है बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारांत मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घाट, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैग्रेवा के साथ साथ 21 द्वीप भी शामिल हैं। वो कौन सा है भैया? आपको क्या बताना है? वो कौन सा जिसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं? वो सभी चीजें किसमें पाई जाती हैं? तो हमारा कौन सा हो जाएगा भैया? हमारा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2। याद रखना है भैया, ऑप्शन 2 याद रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाता है। आगे बात करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बताएंगे, भारत के क्षेत्रीय सीमा, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट तट से कितनी समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई होती है? कौन सी क्षेत्रीय सीमा भैया? जो हमारी समुद्र जो क्षेत्रीय सीमा होती है किसी भी देश की क्षेत्रीय सीमा, वो भैया क्या है? वो कितने समुद्री मील तक होती है? तो समुद्री सीमा अगर क्षेत्रीय पूछी जाती है तो 12 मील अर्थात 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील। आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। समझ में आ गया भैया? अगर आपसे पारदेशिक सीमा पूछ ले, यहां पर अगर आपसे पारदेशिक सीमा पूछ ले, पारदेशिक सीमा अगर आपसे पूछ ले तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भैया क्षेत्रीय से क्या? क्षेत्रीय सीमा से, क्षेत्रीय सीमा से कितनी होती है? तो क्षेत्रीय सीमा से भैया 24 समुद्री मील। कितनी? 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील। आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
जब समझ में आ गया पारदेशिक सीमा कितनी होती है, जो हमारी जो सीमा होती है क्षेत्रीय सीमा उससे कितनी दूर 24। अगर यहीं पर कुल भारत से पूछा जाए कि कितनी दूर तक, तो भैया आप लोग बता रहे होंगे कि सर 36 समुद्री मील। कितने? 36 मील समुद्री, आपको ध्यान रखना है। 36 समुद्री मील आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अगर आगे की बात करें, यहां पर आगे एक चीज और पूछेगा, वो क्या पूछेगा भैया? विशिष्ट सीमा क्या है, विशिष्ट आर्थिक सीमा क्या है, आपको बता देना है। विशिष्ट आर्थिक आर्थिक सीमा कितनी है भैया समुद्र की? भारत की समुद्र में आर्थिक सीमा कहां तक लगती है? तब आपको क्या बताना है कि सर 236 मील। कितनी? 236 मील तक आपको ध्यान रखना है। 236 मील कौन से? समुद्री मील, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताना है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडारों से समृद्ध है? कौन सी नदी घाटी है जो कोयला के भंडारों से समृद्ध है? कोयला से समृद्ध नदियां कौन कौन सी हैं? जिन नदियों में कोयला पाया जाता है, कौन सी? एक बार नोट डाउन कर लेंगे हम लोग। कौन कौन सी नदियां हैं प्यारे? कौन कौन सी नदियां हैं भैया? पूछिए क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं आपको बता देना है। तो इसमें भैया हमारी कौन सी हो जाएगी? दामोदर है, दामोदर नदी, गोदावरी, महानदी, महानदी और नर्मदा नदी। आपको ये चारों नदियां आपको ध्यान रखना है। आपको ये चारों नदियां जो हैं ये याद रखना है। ये कैसी हैं? ये भैया कैसी हैं? ये जो है ये कोयले के भंडारों से संबद्ध हैं। और इसमें एक नदी और याद करेंगे जो कि होगी हमारी सोन नदी। आपको ये 4-5 नदियां हैं, इनको याद रखना है। तो भैया कोयले के भंडार से समृद्ध कौन सी है? हमारी महानदी है, दामोदर है, सोन है। तो हमारे तीनों सही, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप बताएंगे, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल बताना है। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे भैया? तो बिहार के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? सर जेम्स डेविड सेप्टन। कौन? सर जेम्स डेविड सेप्टन। ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है भैया? ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ये क्या थे? ब्रिटिश सिविल सेवक। आपको ये भी नोट डाउन करना है, ये क्या थे? ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ये भी आपको याद रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से। ब्रिटिश सिविल सेवक कौन थे? वो थे भैया सर डेविड सेप्टन। आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अगर पहले भारतीय राज्यपाल, बिहार के पहले भारतीय अगर आपसे पूछे पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे? पहले भारतीय राज्यपाल, तब आपका सही जवाब क्या आना चाहिए सर? भारत के जो पहले भारतीय राज्यपाल बने भारत के, वो कौन बने? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भैया, क्या नाम था? जयराम दास दौलतराम। क्या नाम? जयराम दास दौलतराम। आपको ध्यान रखना है, जयराम दास दौलतराम। ये क्या थे? बिहार के पहले भारतीय बिहार के राज्यपाल। ये सभी चीजें यहां से याद रखनी है आपको। इनके नाम बहुत आसान याद रखना है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? वो मानसून जो भैया क्या करते हैं? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बारिश करवाते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं भैया मैंग्रोव शावर्स के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा एक बिल्कुल राइट। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पर द एंड होती है। आपको बताना कि ये क्लास जो है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भैया। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।